हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज़ जिसमें हम बैंकिंग की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और बैंक से रिलेटेड हम 5-6 वीडियो में कवर करेंगे टोटल कैसे बैंकिंग सिस्टम इंडिया में आया, अभी करंट टाइम में कौन कौन से बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में जो है डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज बैंकों के इतिहास से कि बैंक इंडिया में कैसे स्टार्ट हुए हैं और मतलब रियल बैंकिंग कैसे स्टार्ट हुई इंडिया में। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि बैंकिंग जो है एक पार्ट एंड पार्सल रहा है शुरू से ही इंडिया में। इंडिया या कहीं भी देख लो वर्ल्ड में, शुरू से ही एक तो लेन देन के लिए पहले तो जैसे शुरू में हमारे पास होता था कि हम किसी वस्तु के बदले, जैसे कोई चीज़ ले ली तो उसके बदले हम कोई दूसरी वस्तु वस्तु विनिमय प्रणाली उसको बोलते थे। ठीक है जी, उसमें हम हमारे पास कोई एक तरह की करेंसी या वो पैसों का आदान प्रदान नहीं होता था। फिर धीरे धीरे जो हमारा प्राचीन इतिहास बताता है वहाँ पे सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट हुआ। विभिन्न विभिन्न जो राजा आए उन्होंने अपने अपने शासनकाल में किसी ने चांदी के सिक्के स्टार्ट किए, किसी ने दूसरी अलग अलग धातुओं के जो है सिक्के प्रचलन में आए। तो वो तो बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री है उसके बारे में, वो उसका इतना रेलेवेंस भी नहीं है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो वो जैसे हिस्ट्री वगैरह में हम पढ़ लेते हैं कि किस राजा ने कौन से टाइम पे कौन से सिक्के चलाए थे, तो वो वहाँ से कवर हो जाएगा। इसमें हम ओनली मॉडर्न बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो स्टार्ट कब हुई इंडिया में, कैसे हुई और स्टिल क्या पोजीशन है इंडिया में। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो ये ब्रिटिश रूल के टाइम की है जब ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्ट करती थी इंडिया में। तो उस टाइम पे सबसे पहले जो बैंकिंग स्टार्ट हुई थी इंडिया में प्रॉपरली, जिसके एग्जिस्टेंस के जो है हमारे पास प्रूफ्स हैं, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। द बैंकिंग सेक्टर डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। हम जो है इस भारत के जो इतिहास है बैंकिंग का, इसको 3 फेजेस में पढ़ेंगे। फेज़ 1, द अर्ली फेज विच लास्टेड फ्रॉम 1770 टू 1969, 1770 से 1969 तक। दूसरा, द नेशनलाइजेशन फेज, जब राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का 1969 में फर्स्ट टाइम, इंदिरा गांधी पीएम थे इंडिया के, टिल 1991। तो थर्ड में हम पढ़ेंगे फेज 3, द लिबरलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स फेज विच बिगन इन 1991 एंड कंटिन्यूज टू फ्लोरिश टिल डेट। जो 1999 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी, तो हम ये तीनों चीज़ें 3 फेजेस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला फेज है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, जो हमारा वैसे तो यहाँ पे है 1786 टू 1947, बट इससे भी पहले एक बैंक बन चुका था इंडिया में। द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो भारत का पहला बैंक है। क्वेश्चन ये काफ़ी बारी पूछा जाता है स्टेट एग्ज़ाम्स में, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में और दूसरे भी कई एग्ज़ाम्स में, कि पहला जो अपना इंडिया का बैंक था उसका नाम क्या है। तो ये आंसर रहेगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये एक एमसीक्यू भी यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी ये कब बना था ये भी क्वेश्चन आ जाता है। इस्टेब्लिश्ड इन 1770, 1770 में, एंड लोकेटेड इन द इंडियन कैपिटल। उस टाइम की जो भारत की राजधानी थी कलकत्ता, कोलकाता भी हम उसको प्रेजेंट में बोलते हैं, कलकत्ता में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। However, this bank failed to work and ceased operations in 1832। यद्यपि ये बैंक बाद में जो है फेल हो गया था। ठीक है, तो 1832 1832 में जो है इसने काम करना बंद कर दिया था। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ओवर 600 बैंक्स हैड बीन रजिस्टर्ड इन द कंट्री। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड 1947 को इंडिया जब आज़ाद हुआ, उससे पहले 600 बैंक जो है रजिस्टर्ड हुए थे कंट्री में, देश में, बट ओनली अ फ्यू मैनेज टू सर्वाइव। उनमें से कुछ ही जो है
सरवाइव कर पाए, आगे जाके जो है अभी भी कुछ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंस के बाद मर्जर हुए, तो वो हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेनली रजिस्टर्ड हुए थे 600 के आसपास बैंक। और आगे पढ़ते हैं। फॉलोइंग द पाथ ऑफ बैंक ऑफ हिंदुस्तान के जो पाथ को फॉलो करते हुए वेरियस अदर बैंक्स वर इस्टेब्लिश्ड। पहला ये बना, फिर इसके पीछे पीछे बाकी बैंक्स बने। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे द जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ये सेकंड बैंक बना था इंडिया का 1786 और 1791 तक रहा ये, तो 1791 में ये भी फेल हो गया था। और ये सेकंड था। थर्ड था अवध कमर्शियल बैंक, जो ये भी 1881 में, ये तो काफ़ी बाद बना है बट ये भी स्टिल अब एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी जो हम बैंकिंग हिस्ट्री में हमारे तीन मुख्य बैंकों की बात करते हैं हम बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद। इन दो के बारे में इतना डिटेल में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक है बैंक ऑफ बंगाल, इनको प्रेसिडेंसी बैंक बोलते थे, जैसे प्रेसिडेंसीज होती थी ना पहले, प्रेसिडेंसी बैंक बने थे ये 1809 में। बैंक ऑफ बंगाल, तीन प्रेसिडेंसी होती थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो पहली बैंक ऑफ बंगाल बना 1809 में, 1809 में। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे बना 1840 में, और 1843 में बना बैंक ऑफ मद्रास। तो ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक थे जो कि ब्रिटिश इंडिया के द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है जी। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल करवाती थी ना 1857 के बाद, प्रॉपरली ब्रिटिशर्स ने रूल किया। ठीक है, तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इस्टेब्लिश्ड थ्री बैंक्स, जो हमने पीछे पढ़ लिया, द बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, एंड कॉल देम द प्रेसिडेंशियल बैंक्स, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। दीज बैंक्स वर लेटर मर्ज्ड इनटू वन सिंगल बैंक इन, अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी बारी आ जाता है, जो तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर कौन सा बैंक एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, विच वॉज कॉल्ड द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना 1921 में। जो तीन प्रेसिडेंसी बैंक हमारे बने थे 1809 बैंक ऑफ बंगाल, और 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिला दिया गया, मर्जर हो गया। ये पहला मर्जर था बैंकिंग की हिस्ट्री में। तो ये बना अपना इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज लेटर नेशनलाइज्ड, जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया 1947 में। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया 1949 में, जब जो है इंडिपेंडेंट हो गया था इंडिया, तो फिर बैंकों को जो है रेगुलेट करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर सबसे पहले तो आरबीआई को नेशनलाइज्ड किया था 1 जनवरी 1949, जो आरबीआई एक्ट 1934 से बना था। 1 अप्रैल 1935 में बना है ना आरबीआई। तो पहले तो वो कि देश में एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करे, कि देश में कैसे बैंकिंग होनी है, करेंसी इशू करने के लिए। बाकी हम आरबीआई के बारे में डिटेल में एक पूरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेशनलाइज्ड हो गया ये इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंसी बैंक से बना था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, 1921 में बना था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया एंड वॉज नेम्ड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई के बारे में तो कौन नहीं जानता होगा। नियर अबाउट 50 करोड़ कस्टमर्स हैं एसबीआई के करंटली, और बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का। तो ये बना कैसे था, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इसको भी हम एक अलग लेक्चर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, कौन कौन से बैंक, क्योंकि इसके बाद में भी इसमें काफ़ी बैंक्स मर्जर हुए हैं जो इसकी सब्सिडरीज थी एक तरह की। ठीक है, तो स्टेट बैंक पे भी हम डिटेल में अलग से जाएंगे, बट यहाँ से ये थोड़ा सा हम स्टेट बैंक के बारे में नॉलेज लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल स्टडी किसी पर्टिकुलर बैंक की नहीं करेंगे। यहाँ पे पूरी बैंकिंग का इतिहास हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो 1955 में जो ये इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का हमने नाम चेंज करके रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ करंटली द लार्जेस्ट पीएसयू, सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कस्टमर के मामले में देख लो, सारे मामलों में तो ये सबसे बड़ा बैंक है अभी इंडिया में, जो टिल नाउ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, इसका इतिहास आपने देख लिया होगा। प्रेसिडेंसी बैंक से स्टार्ट होकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना 1921, एंड 1955 में फिर नाम चेंज करके ये बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
और ये पहला नेशनलाइज्ड बैंक था इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, या प्री इंडिपेंडेंस तो था ही नहीं कुछ नेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस। 49 में नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुई और पहला ये बैंक नेशनलाइज्ड हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। द पीरियड बिटवीन 1906 एंड 1911 saw the establishment of banks inspired by the स्वदेशी मूवमेंट। तो जो हमने इम्पीरियल, वो तो हमने इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा। अभी हम एक थोड़ा सा एक पीरियड हमारे पास आएगा जब इंडिया में वो स्वदेशी अपनाने वाला एक टाइम पीरियड चला था 1906 के आसपास, जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। तो उसके बाद एक बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ा सा रेवोल्यूशन आया था इंडिया में, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक्स इंस्पायर्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट। द स्वदेशी मूवमेंट इंस्पायर्ड लोकल बिजनेसमैन, जो लोकल बिजनेसमैन होते थे और जो नेता होते थे, पॉलिटिशियन फिगर्स, टू फाउंड बैंक्स ऑफ एंड फॉर द इंडियन कम्युनिटीज़। भारतीय लोगों के लिए जो है उन्होंने बैंकों की स्थापना करनी स्टार्ट की। ए नंबर ऑफ बैंक्स इस्टेब्लिश्ड देन हैव सर्वाइव्ड टू द प्रेजेंट, सच एज कैथोलिक सीरियन बैंक बना, द साउथ इंडियन बैंक ये अभी भी है, बैंक ऑफ इंडिया अभी भी वर्क कर रहा है, कॉरपोरेशन बैंक मर्जर हुआ है इसका बट ये अभी भी है, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक मैक्सिमम अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इनसे पहले ना एक 1895 में बन गया था पंजाब नेशनल बैंक, जो कि अभी भी है। इसको बोलते हैं, ये पहला भारत का ऐसा बैंक है जो स्वदेशी लोगों के द्वारा बनाया गया था। तो ये पहला बैंक बना था 1895 में, पीएनबी। इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं ये स्वदेशी मूवमेंट से कुछ हमारे बैंक निकले। अब आगे देखते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1947 to 1991। At the time when India got independence, all the major banks of the country were led privately, which was a cause of concern as the people belonging to rural areas were still dependent on money lender for financial assistance। जब भारत आज़ाद हुआ, जितने भी बड़े बैंक थे, मेजर बैंक्स ऑफ द कंट्री, वर जो उनको जो है लीड किया जाता था या चलाया जाता था प्राइवेट हैंड्स में थे। जैसे मैंने बताया ना, 1947 से पहले तो नेशनलाइज्ड बैंक कोई था ही नहीं। आरबीआई भी 1949 में बना, नेशनलाइज्ड हुआ, बना तो 35 में था। विच वॉज अ कॉज ऑफ कंसर्न, जो एक चिंता का विषय था। तो द पीपल जो रहते थे ग्रामीण लोगों में, जो अनपढ़ लोग थे, उस टाइम तक एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी ग्रामीण इलाकों में, तो उसके लिए कंसर्न था। तो गवर्नमेंट ने फिर नेशनलाइजेशन के बारे में सोचा। नेशनलाइजेशन के बारे में तो लेटर ऑन सोचा था, पर अपना आरबीआई को उन्होंने नेशनलाइज्ड कर दिया था। बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट आया था बट बैंक नेशनलाइज्ड होने लेट स्टार्ट हुए थे। 1969 में पहला जो है अपना राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, जिसमें 14 बैंक जो है सरकारी बने थे। उसके बारे में आगे देखेंगे। तो डिपेंडेंट ऑन जो मनी लेंडर्स होते थे, साहूकार जिनको हम बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्याज पे लोगों को पैसे देते हैं, तो उन पे डिपेंडेंट रहते थे टोटली। बैंकिंग सिस्टम के साथ तो जुड़ नहीं पा रहे थे लोग। विच विद एन एम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द देन गवर्नमेंट, उस समय की सरकार ने डिसाइड किया नेशनलाइज द बैंक्स। बैंकों को जो है राष्ट्रीयकरण करने के बारे में सोचा। उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के फर्स्ट अपने प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट थे फ्री इंडिया के। These banks were nationalized under the Banking Regulation Act 1949, जिसको मैं पहले 2 बार ही डिस्कस कर चुका हूँ कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था 1949 में आया, ठीक है। Whereas the Reserve Bank of India was nationalized in India। सबसे पहले जो है आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ 1 जनवरी 1949 के बाद। इसको टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडरटेक कर लिया था, ओवरटेक कर लिया था। प्राइवेट लैंडर्स के पास ये पहले था, तो इसको पूरी तरह से ओवरटेक कर लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और अभी यही स्टिल नाउ एग्जिस्ट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया में करेंसी सर्कुलेशन, करेंसी प्रिंटिंग, एवरीथिंग अबाउट गवर्नमेंट बिजनेसेस, गवर्नमेंट को कितना पैसा कभी ज़रूरत पड़ती है, फॉरेक्स रिजर्व्स जो है मेंटेन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देखता है इंडिया में, ठीक है। तो 1949 में जो है ये अपना
आरबीआई जो है हो गया था अपना नेशनलाइज्ड, राष्ट्रीयकरण हो गया था इसका। ठीक है, तो फिर उसके बाद 55 में हमने पढ़ लिया था एसबीआई। 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई को एसबीआई अपना वो भी मनाता है, स्थापना दिवस। ठीक है, तो 1 जुलाई 1955 को जो है ये नेशनलाइज हो गया उसके बाद। ठीक है, तो उसके बाद डिमांड्स उठने लगी क्योंकि जो बैंक्स थे उस तक ग्रामीण लोगों की रीच सही से रीच पहुंच नहीं पा रहे थे लोग। बैंक्स होते थे तो प्राइवेट बैंक तो उस टाइम थे ही नहीं, मतलब एक तरह से प्राइवेट ही थे, नेशनलाइज्ड तो वो बाद में हुए। पर बहुत रेयर होते थे, बड़ी बड़ी सिटीज़ में थे, तो ग्रामीण लोगों के लिए बहुत मुश्किल था बैंकिंग सिस्टम में उस टाइम इन्वॉल्वमेंट। तो देश की ग्रोथ भी नहीं हो सकती अगर आप के पास जैसे 70% या 72-3% के आसपास की पॉपुलेशन अभी भी इंडिया में विलेजेस में रहती है। अगर आप उन लोगों को मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़ेंगे, जो मेन स्ट्रीम है, बैंकिंग जो है मेन स्ट्रीम है, तो इसमें नहीं जोड़ेंगे तो कैसे ग्रोथ करेगी कंट्री, ये कंसर्न रहा। तो फॉलोइंग इट वॉज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। ये देखो 55 में हम डिस्कस कर चुके। अदर 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बिटवीन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1969 टू 1991। ये 1969 में ही हो गए थे 14 बैंक, जिनको जो है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम, तो उन्होंने नेशनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया और 14 बैंक अपने इंडिया में जो है उनको राष्ट्रीय एक तरह से सरकारी बैंक बनाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओवरटेक कर लिया 51% से ऊपर का जो शेयर है। जैसे मान लो कोई 100% टोटल वैल्यू है किसी बैंक की, तो 51% से ऊपर वाला जो है शेयर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया। तो मतलब एक तरह से वो उसका ओनर हो गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 14 बैंक्स का। और बैंक तो बहुत सारे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। बैंक ऑफ इंडिया स्वदेशी मूवमेंट से 8-10 बैंक बने थे, बहुत सारे बैंक पहले से चल रहे थे। तो ये प्रोसेस होना कैसे था? These were the banks whose national deposits were more than 50 crores। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहला जो राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों में उसमें क्या पैरामीटर्स थे, कैसे उनको जो है नेशनलाइज्ड किया गया। तो जिन भी बैंकों का डिपॉजिट्स, जिनके राष्ट्रीय डिपॉजिट जो है 50 करोड़ से ज़्यादा थे, उन सारे बैंकों को जो है नेशनलाइज्ड कर दिया गया 1969। 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड इन 1969। तो उन बैंकों के डिटेल्स ये है: इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। 10 ये हो गए। और नेक्स्ट हमारे 4 बैंक है: सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक और यूको बैंक। ठीक है जी। इसके बाद इन द ईयर 1980 another 6 bank were nationalized, taking the number to 20 banks। 20 बैंक हो गए थे 1980 तक। 1980 में दूसरी बारी नेशनलाइजेशन हुआ बैंकों का। 14 बैंक सरकारी तो बन गए थे 1969 में। फिर भी गवर्नमेंट्स के पास कुछ रिपोर्ट्स आई कि अभी भी जो है ग्रामीण लोग एक्चुअल में नहीं जुड़ पा रहे हैं बैंकिंग के साथ, क्योंकि जो सरकारी भी बैंक उनको भी प्रॉफिट देखना था। उन्होंने ब्रांचेस अपनी एक्स थोड़ी ज़्यादा खोलनी स्टार्ट तो की, बट ग्रामीण लोगों तक रीच अभी भी नहीं पहुंच पाई थी। तो 1975 के आसपास फिर रीजनल रूरल बैंक्स का भी, आरआरबी जो हैं उसका भी जो है एग्जिस्टेंस में आए थे। आरआरबीज की गांव में, ये स्पेशली होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, ये गांव में ही खुलते हैं। तो ये एक्चुअली इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% शेयर होता है ग्रामीण बैंकों में, 35% अपना स्टेट गवर्नमेंट एंड 15% अपना जो होता है, जो इनको एक अंडरटेकिंग बैंक होता है जिसके अंडर ये वर्क करते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है अंडरटेकिंग है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। ठीक है, बाकी आरआरबीज के बारे में हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम थोड़ा नेशनलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो 1980 में हमारा दूसरा नेशनलाइजेशन हुआ। आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, अभी ये पीएनबी में मर्ज हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। पंजाब एंड सिंध बैंक, विजय बैंक एंड देना बैंक का भी मर्जर हो गया, ये भी हम पढ़ेंगे मर्जर आगे। तो ये 6 बैंक और 14 हमने पीछे डिस्कस की। ये 20 बैंक्स जो है 1969 और 1969 और 1980 में जो है नेशनलाइज्ड हुए, सरकारी बैंक बने। ठीक है जी।
अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन 20 बैंक्स, ठीक है, ऊपर जो हमने 20 बैंकों के बारे में पढ़ा, देर आर 7 सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई विच वर नेशनलाइज्ड इन 1959। 7 ऐसे बैंक थे जो 1959 में नेशनलाइज्ड हुए, बट ये ना वो है, सब्सिडरीज थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, अलग से ये बैंक नहीं एग्जिस्ट, ये अलग से करते थे, नाम इनका अलग से था, सब कुछ अलग से था, रिक्रूटमेंट्स वगैरह अलग से होती थी, बट ये वो है कि स्पॉन्सर्ड एक तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरीज थी ये, ठीक है। तो ये थे अपने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, तो स्टेट बैंक तो इनके नाम के साथ लगता ही था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूरू, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंदौर। तो ये 7 बैंक थे, ये 1959 में इनको भी सरकारी का दर्जा मिल गया था, बट ये सब्सिडरीज रही अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। 2017 के आसपास जो है इनको मिला के स्टेट बैंक को बहुत बड़ा बैंक बना दिया गया। अब ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं स्टेट बैंक की कोई भी सब्सिडरीज। ऑल दीज बैंक वर लेटर मर्ज्ड विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 2017। ये हमने पढ़ लिया था, अभी डिस्कस किया कि 2017 में जो है, एक्सेप्ट फॉर द स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, जो ये है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र विच मर्ज इन 2008 एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2010 में मर्ज हो गए थे। बाकी ये जो 5 बैंक है और एक ना महिला बैंक करके भी मर्ज हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2017 में। नोट द रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया वर एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1965 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज इन इंडिया। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 1975 में ये कॉन्सेप्ट आया था। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में जब आरबीआई की सब्सिडरीज में नाबार्ड आएगा, सिडबीज आएंगी, नेशनल हाउसेज बैंक आएगा, एक्सिम बैंक, जब भी इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। ये हम थोड़ा सा बैंकिंग का इतिहास कैसा रहा इंडिया में उसके बारे में देख रहे हैं। तो ये 5 सब्सिडरीज 2017 में, ये पहली 5 ये वाली, और ये 2, 8 और 10 में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कम्प्लीटली मर्ज हो गए थे। फिर अलग से सब्सिडरीज ये नहीं एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है जी। तो आगे हमारा आया लिबरलाइजेशन इन द 1990s। हमने जो है पढ़ा जो 1969 का अपना नेशनलाइजेशन हुआ, 80s का हुआ, और उसके बाद एसबीआई के हमने पढ़ा कि उसमें वो भी पीछे की बात थी ना 1959 की, तो उनका मर्जर हमने पढ़ लिया कि वो कब कब हुआ था। तो 1980s के बाद आगे बढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ 1990s। तो जब 1990 में इंडिया की इकॉनमी पूरी तरह से क्रैश कर गई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे फिर 2004 से 2014 तक, वो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। उससे पहले वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे, ठीक है जी। तो इन द अर्ली 1990s एंड देन गवर्नमेंट embarked on a policy of liberalization, licensing a small number of private banks। इसमें क्या हो गया था, एलपीजी रिफॉर्म्स इनको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया था बैंक्स ओपन करने के लिए, और फॉरेन बैंक्स भी ग्लोबलाइजेशन जो हुई उसके बाद विदेशीकरण हुआ, तो फॉरेन बैंक्स भी इंडिया में अपनी ब्रांचेस खोलना स्टार्ट कर दिए थे इसके बाद। द लाइसेंसिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ प्राइवेट बैंक्स, दीज केम टू बी नोन एज न्यू जनरेशन टैक्स सेवी बैंक्स एंड इंक्लूडेड ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, द फर्स्ट ऑफ सच न्यू जनरेशन बैंक टू बी सेटअप। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक पहला ऐसा बैंक बना जो ये जो अपनी न्यू जनरेशन टैक्स सेवी बैंक्स के रूप में इनको जाना जाता था, ये ओपन हुआ। विच लेटर अमलगमेटेड, जो बाद में जो है इसका नाम बदल करके ओरिएंटल बैंक कॉमर्स के साथ, नाम बदला नहीं गया इसका, जो है वो वही मर्ज हो गया था ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ। तो ओबीसी, ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये तो पीएसयू भी रहा, पब्लिक सेक्टर बैंक था, अभी ये पीएनबी के साथ मर्जर हो गया इसका, जो लास्ट मर्जर हुआ है अपना। इंडसइंड बैंक, यूटीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। आज की डेट में जो एचडीएफसी है इंडिया का नंबर 1 बैंक है काफ़ी सारी चीज़ों में, प्रॉफिट के मामले में तो नंबर 1 है। तो ये उस टाइम ये 1990s के बाद बैंक ओपन हुए हैं। दिस मूव अलॉन्ग विद द रैपिड ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। जब से बैंक ओपन हुए तो उसके बाद जो ग्रोथ है इंडिया की वो जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी, ठीक है जी।
क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट बैंक्स पे भी प्रेशर आ गया ना कि हमारे कॉम्पिटिटर आ चुके हैं। पहले तो कंपटीशन था ही नहीं, पहले तो मोनोपोली थी ना गवर्नमेंट बैंक्स की। तो जब मोनोपोली उनको अपनी ख़त्म होती हुई दिखी तो उन्होंने भी अपनी रीच थोड़ी बढ़ानी शुरू करी, काम को थोड़ा सा और ज़्यादा ईमानदारी से करने लगे। ईमानदारी से तो पहले भी करते रहे, बट थोड़ा सा और ज़्यादा उस पर फोकस्ड जो है तरीके से अप्रोच उन्होंने यूज़ की, तो इकोनॉमी ने जो है ग्रो होना स्टार्ट कर दिया। जो बैंकिंग सेक्टर की इकोनॉमी थी, विच हैज़ सीन रैपिड ग्रोथ विद स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल थ्री सेक्टर्स ऑफ बैंक्स, नेमली गवर्नमेंट। मैंने बोला ना कि गवर्नमेंट बैंक्स की मोनोपोली ख़त्म हुई तो उनको डर लगा, तो गवर्नमेंट बैंक्स यहाँ पे लिखा है ना कि ऑल थ्री सेक्टर्स ऑफ बैंक, तीन सेक्टर यहाँ दिए, सरकारी बैंक गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक जो निजी बैंक है, और फॉरेन बैंक जो विदेशी बैंक है। तो तीनों में कंपटीशन बढ़ा, तो तीनों बैंकों ने जो है आपस में प्रतिस्पर्धा हुई तो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं लिस्ट ऑफ मर्ज्ड बैंक। तो ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट जो है टॉपिक है। तो इसमें जो अभी हमारा लास्ट मर्जर हुआ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा हुआ है, ये एंकर बैंक का मतलब यहाँ पे एंकर बैंक लिखा है ना, एंकर बैंक का मतलब वो जिस बैंक में विलय हुआ। जैसे स्टेट बैंक में वो 7 सब्सिडरीज मिलाई तो एंकर बैंक हुआ एसबीआई, बाकी तो बैंक्स मर्ज्ड, कौन बैंक मिलाए गए। तो पीएनबी जो अपना दूसरा बड़ा बैंक बना, इसमें मिलाया गया ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जो कि एक पुराने बैंक से अमलगमेटेड किया गया था ना, और अपना दूसरा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दो बैंक मिला दिए गए। अपने 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को मिला के ये 4 बैंक बने थे। ठीक है, 10 टोटल बैंक थे, इनको मिला के 4 बैंक बने थे ये। तो ये थे अपने 1 2 3, ये चार बैंक थे। दो ये हो गए, 3 4 5 6 और 4, ये 10 बैंकों को मिलाकर ये 4 बड़े बैंक बना दिए गए थे। बाद में ये एक और मर्जर हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। पीएनबी में कौन मिले, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कैनरा बैंक में मिला अपना सिंडिकेट बैंक। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक, तो इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक अभी करंटली साथ में वर्क। तो उसके बाद अपना नेक्स्ट बैंक था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मिलाया गया। ठीक है, तो ये 4 बैंक बने। ठीक है जी, और बैंक ऑफ बड़ौदा था अपना, इसमें देना बैंक और यूको बैंक। ठीक है, तो ये 5वां। छठा एसबीआई तो था ही, अपना यूको बैंक 7, इंडियन ओवरसीज 8, और अपना बैंक ऑफ महाराष्ट्र 9, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 10। तो अभी 10 और एक जम्मू एंड कश्मीर करके बैंक है। अभी ये टोटल 11 बैंक एग्जिस्ट कर रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, जो एक टाइम पे 28 के आसपास हो गए थे। 20 तो वो नेशनलाइज्ड बैंक हुए थे, 21 वो अपना एसबीआई था और 7 उसकी सब्सिडरीज थी। तो 28 पीएसयूज थे 2008-9 तक। ठीक है, इंडिया में। तो अभी ये 4 बैंक ये बचे हैं बड़े, और 5 वो अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, छठा बैंक ऑफ बड़ौदा, और 5 और 6 बैंक और बचे हैं। तो ये रहा कुल मिला के इतिहास, बैंक कैसे कैसे इंडिया में आया, कैसे कैसे ब्रिटिश से अपना इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद कैसे बैंकिंग रिफॉर्म्स आए, नेशनलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, पहले आरबीआई को नेशनलाइज्ड किया गया, और ये सारा प्रोसेस होके आज की हमारी करंट जो बैंकिंग है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो रीजनल रूरल्स बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एसबीआई, पीएनबीज, अपने दूसरे पीएसयूज, और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, सभी बैंक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी विद टैगलाइन, विद इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स, हेडक्वार्टर्स, और उनके एमडी, सीईओ, ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने एक सीक्वेंस में। तो इसके बाद हमारा लेक्चर रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, कि पहला नेशनलाइज्ड बैंक था, वो हिस्ट्री के बाद हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो अब हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको कुछ हेल्पफुल लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।